चलिए शुभारंभ है आज के इस शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद सेशन में आप सभी का। कैसे हो मेरे बच्चे? आप इनसे परिचित होंगे ही। आदरणीय रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी महान रचनाओं के रचयिता माननीय राष्ट्र कवि, माननीय आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को मेरा कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो वीर रस के कवि हैं। और आज के सेशन की शुरुआत मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की ही एक कविता की चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के पथ में, खम ठोंक ठेलता है नर, है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो वीर रस के कवि हैं, उर्वशी को छोड़कर चाहे वो रश्मि रथी हो या फिर परशुराम की प्रतीक्षा हो, सभी रचनाएं जो हैं वो वीर रस पर से ओतप्रोत हैं। उर्वशी जो है वो प्रेम रस से ओतप्रोत है। उर्वशी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव संबंधों के बारे में बात करी है, मानव प्रेम के बारे में बात करी है, काम के बारे में बात करी है, तो उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। तो बाकी सभी रचनाएं जो इनकी हैं वीर रस पर आधारित हैं। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत इनके सुंदर श्रीमुख से हम लोग करते हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हिंदी में कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, एसएससी जीडी हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी में मेरे बच्चे आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए जरा। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे कहता है कि आउ प्रत्यय से बना शब्द, आउ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो कहता है कि देखो, किसी भी ऐसे प्रत्यय है ना, ऐसे प्रत्यय जो किसी भी धातु के अंत में आए और भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करें, ऐसे प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा चलना प्लस आओ, चलना प्लस आओ। ठीक, तो चलना यानी कि चलाऊ, ये क्या हो गया? भाववाचक प्रत्यय है, यानी कि आऊ प्रत्यय से बनने वाला शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? कमाऊ। ये कैसे बना है? कमाना, इसके बाद आऊ, तो कमाना यानी कि कमाऊ क्या हो गया आपका? आऊ प्रत्यय से बनने वाला शब्द हो गया। टिकना, टिकाऊ, है ना। तो चलिए भाई, क्लियर है पहला क्वेश्चन। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रत्यय मेरे बच्चे कहलाते हैं भाववाचक प्रत्यय। तो कमाना, आऊ, कमाना प्लस आऊ क्या हो जाएगा? कमाऊ। अगला क्वेश्चन कहता है कि रस का नाम बताएं। इस वाक्य में, इस छंद में रस का नाम बताएं। तो छंद कहता है कि श्री कृष्ण से सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, श्री कृष्ण से सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर कर्तल इगुल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु कैसे इस रण में मृत पड़े हुए हैं। करते यह घोषणा हो गए उठकर खड़े, और बैठे हुए थे अर्जुन और बैठकर एकदम से क्या हो गए? खड़े हो गए। तो अब देखिए, ये श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उनके मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, और प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्रोध उत्पन्न होता है, एक सामान्य क्रोध है, और एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो उत्पन्न क्रोध है वो कहलाता है रौद्र। तो वो क्या हो जाता है? रौद्र रूप। तो कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन के अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध उत्पन्न होने के तदुपरांत अर्जुन बोले कि संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हैं यह घोषणा उठकर हो गए उठकर खड़े। और यह घोषणा करते करते अर्जुन क्या हो गए? रौद्र रूप में उठकर खड़े हो गए कि अब देखेगा संसार हमारा रौद्र रूप, अब देखेगा संसार हमारा रौद्र रूप। यानी कि इस वाक्य में कौन सा रस है? तो इस वाक्य में मेरे बच्चे रौद्र रस है। प्रतिक्रिया स्वरूप जहाँ क्रोध दर्शाया जाए वो क्या होता है?
रौद्र रस होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। और ये रहा अगला क्वेश्चन इसी के साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपट और अपटु में क्या अर्थ है? अपट और अपटु में क्या अर्थ है? खिड़की रहित और मूर्ख, दरवाजा रहित और मूर्ख, दरवाजा रहित और तोता, वस्त्रहीन और मूर्ख। बोलिए फटाफट सभी लोग बोलिए, सोचिए क्या होगा। अब देखिए, आ मतलब होता है जहां पर आ मतलब होता है नहीं, आ मतलब क्या होता है? नहीं। अब पट मतलब होता है वस्त्र, पीतपट गमछा डालते हैं ना वैसे, तो क्या होता है? पट, है ना? तो पीतपट वस्त्र, पट मतलब वस्त्र। अपटु, आ मतलब नहीं, और पटु बहुत बार आप सुने होंगे लोगों को बोलते हुए वाक पटु, तो वाक मतलब बोलना, और पटु मतलब कुशल, पटु मतलब कुशल, है ना? कुशल या विद्वान, पटु मतलब कुशल या विद्वान। तो आप कहते हैं कि वो बहुत वाकपटु है, यानी कि वो बहुत बोलने में तेज है। तो अब हमारे पास पटु तो है, लेकिन आ भी लगा हुआ है, यानी अपटु। तो जो क्या है? बोलने में तेज नहीं है, जो विद्वान नहीं है, और विद्वान नहीं है तो क्या होगा? मूर्ख। इसका मतलब क्या है? वस्त्रहीन और मूर्ख। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वस्त्रहीन और मूर्ख। अपट और अपट का अर्थ क्या होता है? वस्त्रहीन और मूर्ख। अगला वाक्य, अगला कहता है कि खाड़ी और खारी का अर्थ क्या है? इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपने कई बार गांव देहात में देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि चाय के साथ खारी बहुत स्वादिष्ट लगती है ना? गांव देहात में लोग बोलते हैं कि चाय के साथ खारी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो खारी का मतलब होता है नमकीन, स्पेशली जो मैदे से बनी हुई नमकीन होती है उसको खारी बोलते हैं, है ना? पापड़ी टाइप की, सेमी टाइप की, गांव में उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी। ठीक, तो खाड़ी मतलब उपसागर और खारी मतलब नमकीन, तो उपसागर और नमकीन। ठीक है, खाड़ी यानी कि उपसागर और खारी यानी कि नमकीन। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपसागर और नमकीन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है कि किला का पर्यायवाची बताइए। तो किला का पर्यायवाची बताइए भाई, क्या होता है किला का पर्यायवाची? सभी लोग तो किला का पर्यायवाची बहुत सारा वर्ड आपने पढ़ा होगा, है ना? कांतर, कगार, खोह, कोट। खोह कभी भी नहीं हो सकता। ठीक किला क्या पढ़ते हैं? शिविर आपने पढ़ा होगा। कोट, दुर्ग तो आपने राजस्थान कभी गए हो तो बहुत सारे उसका नाम दुर्ग सुना होगा, है ना? चय और पुर, सबका मतलब क्या होता है? किला। और एक शब्द है आसेर, जो अभी हाल में ही एक एग्जाम में पूछा है। आसेर भी किला का पर्यायवाची है। तो आसेर, शिविर, कोट, दुर्ग, चय, पुर, सब का सब क्या है? किला का मेरे बच्चे पर्यायवाची है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोट वुड बी द करेक्ट आंसर। कोट जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी सभी को? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि इस वाक्य को शुद्ध रूप बताइए। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। ठीक, तो पढ़ो सेंटेंस क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सारी रात भर मैं जागता रहा। कब तक जागता रहा? सारी रात भर मैं जागता रहा। अरे भैया, सारी का मतलब भर का मतलब, तो सारी का मतलब संपूर्ण और भर मतलब संपूर्ण, तो कितनी बार संपूर्ण? दो बार संपूर्ण हो जाएगा क्या? तो एक ही बार संपूर्ण होगा, यानी कि या तो सारी आएगा या रात भर आएगा। बात समझे? तो सारी आएगा या रात भर आएगा। तो एक तो ये हो सकता है कि सारी रात मैं जागता रहा, किसी की याद आ रही होगी, है ना? सारी रात मैं जागूं तेरी याद, मुझको याद सताए तेरी, है ना? तो सारी रात भाई जागते रहे, सारी रात मैं जागता रहा। एक तो ये हो जाएगा, या
रात भर मैं जागता रहा। बहुत गम है इनके जीवन में, रात भर जागते रहे हैं। सोचो कितना दुखी व्यक्ति होगा बेचारा ये। अब देखो कौन सा, सारी रात मैं जागा रहा है, तो रहा है वाला आंसर होगा। सारी रात में जागा नहीं, मैं सारी रात जागता रहा। सारी रात में जागता रहा, ये हो सकता है। सारी रात में जागता रहा, सारी तो आया नहीं था, गलत। रात में जागा नहीं, तो बी वुड आंसर हो जाएगा। सही वाक्य क्या हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। सारी रात में जागता रहा या मैं सारी रात जागता रहा, बात एक ही है। तो मैं रात भर जागता रहा, तो रात भर वाला तो है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। लो, हो गया उत्तर। ठीक है, वाक्य को ध्यान से पढ़ने की बस जरूरत है। अगला, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो कहता है कि आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है, जहां विधेय केवल एक ही होता है, उद्देश्य केवल एक ही होता है, क्रिया केवल प्रधान जो क्रिया है वो एक ही होती है। तो आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, सरल वाक्य। ठीक, अब सरल वाक्य को आपसे कहा है कि संयुक्त बनाइए। तो संयुक्त बनाने के लिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऐसे वाक्य जो अपने आप में क्या हों, जिनका उद्देश्य, जिनका विधेय बिल्कुल किसी पर आश्रित ना हो, अनाश्रित वाक्य। यानी कि जो ऐसे वाक्य जो किसी पर आश्रित, दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो, ऐसे वाक्य। ठीक, तो क्या करो, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। अब देखो, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे वाक्य जिनका प्रधान क्रिया अलग अलग हो और एक दूसरे पर आश्रित ना हो। तो पहला वाक्य है, आज वह सुबह उठा। आज वह सुबह उठा। ठीक है, क्या ये वाक्य किसी पर आश्रित है, इसका उद्देश्य विधेय बिल्कुल एक ही उधेय है, सुबह उठना। और दूसरा वाक्य, और उसने दूध पिया, और उसने दूध पिया। अब देखिए, दोनों वाक्यों का जो विधेय है, जो उद्देश्य है, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा वाक्यों का समूह जो एक दूसरे पर आश्रित ना हो, जिनका विधेय अलग अलग हो, है ना, ऐसे वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। ठीक, तीसरा वाक्य, अगला कहता है कि रस का नाम बताएं। हे सारथे हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं। खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बताइए भाई। अब देखिए, अगर हम इस वाक्य की बात करें तो आप अगर बात कर लो आदिकाल की, रीतकाल की या आधुनिक काल की, ठीक, क्षत्रिय का नाम जब भी आया, आदिकाल ले लो, रीतकाल ले लो या आधुनिक काल ले लो, क्षत्रिय का नाम जब भी आया तो वो वीर रस में ही आया। क्षत्रिय का नाम जब भी आया तो वीर रस में ही आया। तो कहता है कि हे सारथे हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं। देवेंद्र मतलब इंद्र, क्या देवेंद्र, इंद्र भी आकर अड़े हैं। खेल क्षत्रिय बालकों का, तो जो क्षत्रिय बालक हैं, राजपूत जो बालक हैं, उनका खेल ही क्या है, व्यू भेदन कर लड़े हैं। उनका तो बचपन का खेल ही है चक्रव्यूह तोड़ना और युद्ध लड़ना। वो तो बचपन में युद्ध में भी योद्धा बने थे, खेल में भी योद्धा बनते थे। यही मतलब है, यानी कि वीर रस पे ओतप्रोत ये पंक्तियां हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, वीर रस। ठीक है, क्षत्रिय बच्चों की वीरता दर्शाई गई है, वीरता से ओतप्रोत ये वाक्य हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।
शुक्रिया, खैर मकदम, धन्यवाद आप सभी का।